नमो नमः छात्रों। आप सभी कुशल एवं मंगल होंगे, यह मैं कामना करती हूँ। आपने अभी तक के वीडियो सब देखे होंगे। आज अभी हम नया टॉपिक देखने वाले हैं इस वीडियो में, अपठित बोधः। जो आप अनसीन पैसेज सॉल्व करते हो तो वह किस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है, वह हम अपठित इस गद्यांश के रूप में बताते हैं। अपठित गद्यांश आपको 5 मार्क्स का 7th और 8th में आता है और 10 मार्क्स का 9th और 10th स्टैंडर्ड में अपठित गद्यांश आता है। तो स्टैंडर्ड वाइज इसके क्वेश्चन क्या पूछने का तरीका अलग अलग होता है। आपके जो अध्ययन किया हुए पाठ होते हैं उसमें आए हुए शब्द, उसके अनुसार, आपके व्याकरण के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार यह सारा बोध होता है अपठित गद्यांशों का। तो वह अपठित गद्यांश आपको किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं और क्या क्या बातें आपको सॉल्व करते समय ध्यान में रखनी होती है, यह आज हम अपठित गद्यांश के रूप में देखेंगे। आपको फर्स्ट टर्म में जो आपके कॉर्डोवा की बुक में पेज नंबर 80 से जो स्टार्ट होते हैं अपठित बोध, 3 पैसेज वहाँ पर दिए हुए हैं, एक सॉल्व करके दिया हुआ है। तो वही आपको अभी अभ्यास करना है। फिर आपने धीरे धीरे जो मैं वर्कशीट असाइनमेंट में दूंगी उसका भी अभ्यास करना है। और नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी अपठित जो आपने नहीं पढ़ा होगा तो उस प्रकार का क्वेश्चंस यानी पेपर में आएंगे। तो इस बार आपने जो बुक में दिए हैं उसका ही अभ्यास करना है। तो आज हम उसका अध्ययन करते हैं और अपठित गद्यांश किस प्रकार से हमें सॉल्व करने होते हैं उसका भी अभ्यास करते हैं। अभी देखिए, संस्कृत में अपठित और पठित जो भी गद्यांश होते हैं या फिर पद्यांश, नाट्यांश, अभी जैसे जैसे आप एक एक स्टैंडर्ड में आगे जाओगे तो हर लेसन के अनुसार आपको, जैसे संवाद वाले लेसन होंगे तो नाट्यांश के रूप में आपको वह पैराग्राफ दिया रहेगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। और क्वेश्चन आंसर पूछने का जो तरीका है वह इस प्रकार का होगा जो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो आपको सिर्फ अपठित गद्यांश ही आएगा, पद्यांश वगैरह और नाट्यांश नहीं पूछा जाएगा। तो आपने जो बुक में दिए हैं उसका ही अभ्यास करना है। अभ्यास करते समय आपने यह बातें ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद से 4 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो अभी आप ध्यान में रखना है। जैसे पहला प्रश्न होता है एक पदेन, पूर्ण वाक्येन। दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है यथा निर्देशम। यथा निर्देशम उत्तरतः, और पॉसिबल हुआ तो एक और पूछा जाता है शीर्षक लेखन। तो यह जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया स्टैंडर्ड वाइज यह और आपके नॉलेज वाइज यह पूछा जाता है। एक पदेन व पूर्ण वाक्येन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे अनुच्छेद में रहते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए यानी प्रश्न और उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं जिसके उत्तर आपको जो अनुच्छेद दिया हुआ रहता है उसमें ही मिलते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से 1 या 2 बार वह जो पूरा परिच्छेद दिया हुआ है, बहुत मोटा तो होता नहीं है, वो 4-5 लाइन का होता है, तो वहाँ अपने परिच्छेद अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसमें जो यथा निर्देशम एक वाक्य न और पूर्ण वाक्य न तो उसमें रहते हैं, और यथा निर्देशम उत्तरतः है वह आपके जो ग्रामर का नॉलेज है आपका, वह नॉलेज के ऊपर रहते हैं, वह उससे आधारित ही रहते हैं, पर बेसिक आपका ग्रामर बेसिक रहता है।
तो जैसे अभी हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गद्यांश पढ़ने से पूर्व प्रश्नों को पढ़े। गद्यांश पढ़ने से पूर्व, जैसे जो भी गद्यांश दिया है, जो भी अनसीन पैसेज वहाँ पर आपको सामने रखा है, तो आपने क्या करना है, उसके आधारित जो प्रश्न आपको पूछे गए वह आपने पहले पढ़ने हैं। प्रश्न पूछने से पढ़ने से क्या होता है, आपके दिमाग में वह जो पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो वह प्रश्न आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर आपने वह गद्यांश धीरे धीरे एक एक सेंटेंस आराम से पढ़ना है। मानो एक हाथ शब्द समझ में भी नहीं आता तो उस पर इतना हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लगाना होता है। और जो पैराग्राफ दिया है उसका जो भी हमें मूल्य दे रहे हैं या फिर जो सीख दे, कभी एक आधे स्टोरी रहती है शॉर्ट वाली, वह दी रहती है, तो वह हमें समझना है, बोध समझना है, न कि हमें वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग लिखना है, न किसी को समझाना है। तो आपको कितना बोध हुआ, कितनी समझ में आई जो लिखा है, उस पर आधारित वह प्रश्न रहते हैं। तो आपने कभी भी इतना वह ये नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे समझ में नहीं आता। पढ़ो, पढ़ने से आपको लिंक लगती है। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, तो वैसे सेंटेंस उसमें देखना है वहाँ पर क्या है। जैसे प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वह हटाकर उसकी जगह आपने आंसर लिख देने हैं। तो प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक पदने का उत्तर जो है वह एक शब्द में ही लिखना चाहिए। एक पदने है ना, वन वर्ड, तो वन वर्ड आंसर वन पद में होना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वन वर्ड, संस्कृत में हो जाता है कभी कभी एक शब्द कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरा वाक्य है तो इसमें से मैं क्या लिखूँ। तो इसके लिए क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो एकदम से नहीं आएगा। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप जल्दी उसका मीनिंग समझोगे और एक ही शब्द आराम से लिख पाओगे। और जो एक पदेन का लिखते हो, जिस विभक्ति में क्वेश्चन पूछा रहता है उसी विभक्ति में आपने उसका आंसर लिखना होता है। यदि आपको डाउट ही आ रहा है, संदेह है, तो आपने क्या करना है, वह वाक्य पूरा ही लिख देना है। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको मार्क्स गेन करने हैं, लूज़ नहीं करने हैं। तो आपने क्या करना है, और वाक्य कम से कम लिख दो, 1 मार्क्स तो आपको इजीली वैसे ही मिल जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट, पूर्ण वाक्य न का उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। जो पूर्ण वाक्य न होता है उसका पूरे वाक्य, अभी आप वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है कि पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ फिर। बहुत बच्चे इतने लापरवाही करते हैं कि वहाँ पर बोलने के बाद भी, बताने के बाद भी बार बार अब एक पदेन का भला ही फुल वाक्य में लिखोगे और जहाँ पूर्ण वाक्य ने बोला है वहाँ एक पदेन लिख दोगे। तो भाई वहाँ पर यदि पूर्ण वाक्य ने पूछा है तो पूर्ण वाक्य में लिख दीजिए ना। कभी कभार एक ही शब्द आंसर होता है, ऐसा जरूरी नहीं पूर्ण वाक्य ने 2-3 लाइन लिखना है। एक ही शब्द है पर वह पूर्ण वाक्य में यानी फुल सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें वह आंसर लगा के कंप्लीट सेंटेंस करना होता है। नेक्स्ट है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही हो वही अनुच्छेद का शीर्षक होता है। यदि आपको टाइटल वहाँ पूछा है, शीर्षक यानी टाइटल, तो जैसे हम लेसन का नाम लिखते हैं, लेसन का नाम कैसा होता है, लेसन किस पर आधारित है उस पर वह नाम होता है। वैसे ही वह जो परिच्छेद दिया रहता है, कभी नारी के बारे में रहेगा, कभी वृक्ष के बारे में, कभी कुछ बंदर की स्टोरी होंगी, कभी कौवे की स्टोरी होंगी, तो विशेषण लिखना है नाम के साथ। या फिर परिच्छेद में पीछे सबसे लास्ट में हमेशा एक सूक्ति या फिर मूल्य दिया रहता है, तो वही आपने लिख दिया तो भी चलेगा। फिर होता है थर्ड क्वेश्चन, भाषिक कार्यम, उसे ही कहते हैं यथा निर्देशम, यानी निर्देश के अनुसार आपको
वहाँ सूचना के अनुसार वह क्वेश्चन ग्रामर पर पेज पर पूछे रहते हैं तो वहाँ आपने लिखने होते हैं। जैसे कर्तृपदम छाटना। मोहन, यहाँ पर कर्तृपद कौन है? कर्तृ यानी क्या? कर्ता। कर्तृ कर्ता, कर्ता यानी क्रिया करने वाला। क्रिया कौन कर रहा है? वह होता है सब्जेक्ट यानी नाउन यानी कर्ता। तो कर्तृपद का मीनिंग आपने ध्यान में रखना है। शब्द जो नामवाची शब्द, संज्ञा, आप जिसे विशेष्य भी बोलते हो, या फिर शब्द रूप जो हम याद करते हैं, वो सारे शब्द होते हैं कर्तृपद। जैसे मोहनः पुस्तकं पठति, अत्र कर्तृपदं किं? तो यहाँ पर मोहनः पुस्तकं पठति, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। तो हमें क्रियापद को प्रश्न करना चाहिए, कौन पढ़ता है? पठति यानी पढ़ता है। तो क्रिया को हमेशा प्रश्न पूछोगे कौन, तो आंसर मिलेगा कर्ता। कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। तो आंसर क्या मिला? कर्तृपद मिला मोहन। क्रियापदम उसी उल्टा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रियापदम लिखे तो क्रियापद छाटने के लिए आएगा। मोहनः पुस्तकं पठति, अत्र क्रियापदम किम? तो आपने कर्ता को प्रश्न करना चाहिए, मोहन क्या करता है? मोहन पढ़ता है। तो मोहन पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो क्रियापदम क्या हुआ? और क्रियापद यानी इजीली ध्यान में रखना है, जो धातु रूप वाले शब्द होते हैं वह क्रियापद होते हैं। जैसे पट पटती, लिख लिखती, रमन रमती। तो इस प्रकार से जो लकार वाले शब्द होते हैं वह क्रियापद, जो शब्द रूप वाले शब्द होते हैं वह कर्तृपद। तो कर्तृपद और क्रियापद समझ में आया। फिर है सर्वनाम पद आते हैं। सर्वनाम जो आपने पढ़े हैं, तत् पढ़ा है, स, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी, इदमी शब्द पढ़ा होगा, ई, अयम। तो ये सारे होंगे सर्वनाम शब्द। उसी प्रकार से आपने सेम प्रश्न पूछने क्रियापद को, तो आपको सर्वनाम मिलेंगे। सह पुस्तकं पठति, अत्र सर्वनाम पदम किं? सह पुस्तकं पठति, अत्र सह सर्वनाम प्रयुक्त। तो यहाँ पर सह क्या हुआ? यह सर्वनाम हुआ। तो सर्वनाम पद आपने बहुत प्रकार के होते हैं। अस्मद युष्मद भी ध्यान में रखना है। जैसे हम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, मम, यह सारे क्या हुए? सर्वनाम शब्द है। फिर किम भी है, कह, कौ, के। तो किम जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वह भी ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आता है अव्यय पद छाटना। अव्यय क्या होते हैं? वह शब्द होते हैं जो कभी भी लिंग अनुसार, विभक्ति अनुसार चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज़ यूज़ किए जाते हैं, वैसे के वैसे, विदाउट डूइंग एनी चेंज। जैसे यहाँ पर लता अपि पुस्तकं पठति, अत्र अव्ययपदम किम? लता भी पुस्तक पढ़ती है। तो अपि जो है यहाँ पर अव्यय है। जो अत्र, तत्र, यदा, तदा, इतस्ततः, शनैः शनैः, अधुना, श्वः, यह, ये सारे अव्यय है। तो जो शब्द कभी भी किसी भी शब्द अनुसार चेंज नहीं होते हैं वह होते हैं अव्यय। तो यहाँ पर लता यह नाउन है, पुस्तक भी नाउन है, शब्द रूप है, पठति क्रियापद है, तो बचा क्या? अपि। इस प्रकार से आपने अव्ययवाची शब्द देखने। फिर पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स, पर्यायवाची समानार्थी शब्द। तो वह भी आपको जो पता होते हैं वह शब्द वहाँ पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद में आपको कौन सा, जैसे सिनोनिम दिया या सूर्य, इसका पर्याय पद में कौन सा पर्याय शब्द गद्यांश में पूछा है, ये आपको ढूंढना है। सूर्य को क्या शब्द है और दूसरे, तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे रवि है, भानु है, भास्कर है, दिनकर है इत्यादि, वहाँ इनमें से कोई तो भी वहाँ शब्द दिया होगा, तो आपने वहाँ ढूंढ कर लिखना है, या फिर ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से आपको लिखना है। फिर विलोम पद छाटना। विलोम उसका अपोजिट, विलोम या फिर विपर्यय, इसका मीनिंग होता है विरुद्ध। वी ध्यान में रखना है, विरुद्ध यानी अपोजिट शब्द।
तो अपोजिट शब्द क्या होगा प्रकाश का? अंधकार, तमह। तो वहाँ पर उस परिच्छेद में ऑलरेडी दिया होगा, तो आपको क्या करना है? समझकर लिखना है। तो मेन शब्द आपने ध्यान में रखना है पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स, और विलोम पद यानी अपोजिट। फिर और अलग अलग प्रकार के, जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाओगे, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, अनेक प्रकार के शब्द पूछे जाते हैं। अभी हमने अव्यय वाले देखे, कभी सिर्फ आपको जैसे विशेष्य पूछा है, विशेषण पूछा है, वैसे अभी यह विशेष्य विशेषण यानी क्या? जैसे अभी आपने कर्तृपद और क्रियापद देखा था ना। कर्तृपद यानी संज्ञावाची शब्द, यानी जो क्रिया कर रहा है वही होता है विशेष्य। विशेष्य यानी दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना है शब्द रूप वाले शब्द, जो शब्द रूपानी में जो सारे शब्द आते हैं वो होते हैं विशेष्य यानी नाउन। तो नाउन और उसका जो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है वो होता है विशेषण, यानी वर्णित शब्द, यानी नामवाची शब्द की विशेष जो जानकारी देता है वह होता है विशेषण। जैसे कृष्णः सर्पः, तो अत्र विशेषणं पदम किम? यहाँ दो शब्द दिए हैं, कृष्ण और सर्प। सर्प है यानी सांप, कृष्ण है यानी काला, तो आपको तो नाम ही लगेंगे दोनों भी। तो इसके लिए शब्दों का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो सर्प, सांप, तो सांप कैसा है? काला है, तो काला यह क्या हुआ? उसका विशेषण हुआ। तो विशेष्य क्या लिखोगे? सर्प, और विशेषण पूछा है तो कृष्ण। फिर है उन्नतः वृक्षः, अत्र विशेष्य पदम की सेम वैसे जो शब्द रूपाणी वाले शब्द होते हैं वह होते हैं विशेष्य, और उसको जो वर्णित शब्द होता है वह होता है विशेषण। तो वृक्ष है ये क्या हुआ? विशेष्य हुआ। उन्नत क्या हुआ? विशेषण हुआ। फिर विभक्ति और वचन, यहाँ आपको ज़्यादातर 7th स्टैंडर्ड में विभक्ति, वचन और लकार इस प्रकार के शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। लकार आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 5 लकार होते हैं, उसमें से आपको ज़्यादा मोस्टली 3 पूछे जाते हैं, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। तो यदि भविष्य दिवा शब्द दिया है तो यत्र लकार किम, तो लकार किम यानी कौन सा लकार है, तो लकार का नाम आपने लिख देना चाहिए। तो जैसे यहाँ विभक्ति और वचन पूछा है, छात्रस्य, तो छात्रस्य कौन सी यहाँ विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो आपने लिखना है षष्ठी एक वचन। तो विभक्ति और हमारे जो शब्द रूप और धातु रूप इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे प्रत्यय पढ़े हैं, अभी हमने कत्वा, तुमोन, या फिर उपसर्ग पढ़े होंगे, या फिर विभक्तियाँ जो होती है ना, उपपद विभक्तियाँ, जैसे नमः योगे चतुर्थी, सह योगे तृतीया, इस पर भी यह भाषिक कार्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने वह भी ध्यान में रखने हैं कि कौन से शब्द किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अभी हमने कौन कौन सा अभ्यास किए हैं यहाँ पर कि कर्तृपद देखे, क्रियापद देखे, सर्वनाम देखे, फिर हमने क्या देखे? अव्यय पद, पर्याय पद, विलोम पद, फिर अभी मैंने बताया आपको उपसर्ग, फिर जो अस्मद युष्मद वाले शब्द है वह, विशेषण, विशेष्य, विभक्ति, फिर लकार। तो यह सारे अपने वचन यह ध्यान में रखने होते हैं। तो अभी हमारे जो कॉर्डोवा बुक में जो दिए हुए हैं उसका अभी हम अभ्यास करते हैं। आपकी कॉर्डोवा बुक का मैंने अभी 80 नंबर बताया, पेज नंबर वहाँ पर ये दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के लिए आपने अच्छे से पढ़ने हैं, और एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न आएंगे, कोई भी गद्यांश आ सकता है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और पीछे जो आपके प्रश्न पत्र दिए हैं वह भी आपने सॉल्व करने हैं, उसमें से भी
अपठित दिए हुए वो भी आपने प्रयास करना है। अभी देखते हैं, जो गद्यांश आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, जैसे अधोलिखितान अनुच्छेदान पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। अभी अधोलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सज्जनानाम् आचारः सदाचारः इति उच्यते। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सदाचारः श्रेष्ठः धर्मः भवति। अस्माकं देशे सदाचारः बहुमूल्यः अस्ति। सदाचारी जनः सर्वत्र एव सम्मान्यते। सदाचरणेन जनानां हृदयानि पवित्राणि भवन्ति। तेषां दुष्कर्माणि नश्यन्ति। अनेन जनाः देशभक्ताः परोपकार्ताः पूज्याः च भवन्ति। अतः परमधर्मः इति मत्वा सदाचारः सर्वैः एव पालनीयः। अभी हमने यहाँ जो परिच्छेद पढ़ा उसके ऊपर प्रश्न देखते हैं। अभी सदाचारी जनः कुत्र सम्मान्यते? सज्जनानाम् आचारः क उच्यते? सदाचरणेन जनानां हृदयानि कीदृशानि भवन्ति? सदाचारः कीदृशः धर्म मन्यन्ते? तो ये सारा सदाचार पर यह पैराग्राफ दिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्रश्न दिखेंगे, उत्तर भी। सदाचारी जनः कुत्र सम्मान्यते? सर्वत्र। सज्जनानाम् आचारः क उच्यते? सदाचारः। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ दिए हुए हैं। तो आपने अच्छे से यहाँ पर देखा तो आपको इजीली उत्तर मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये लाइन जैसे कि वैसे यहाँ ढूंढनी है। तो जैसे उच्यते आचारः क उच्यते, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन सज्जनानाम् आचारः सदाचारः इति उच्यते। तो सदाचारः, इसलिए यहाँ उत्तर है सदाचारः। सदाचरणेन जनानां हृदयानि कीदृशानि भवन्ति? तो देखो यहाँ पर कीदृशानि भवन्ति, हृदयानि हृदयानि लेकिन देखो यहाँ दिखा जनानां हृदयानि पवित्राणि भवन्ति। तो यहाँ पर पवित्राणि मिला। सदाचार कीदृश धर्म मन्यन्ते? तो कीदृश धर्म मन्यन्ते, धर्म यहाँ मिल गया आपको। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो पढ़ना है अभी और एक बार। तो एक लाइन यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको मिलेगा यहाँ आंसर। यहाँ मुझे मिल गया सेकंड लाइन में श्रेष्ठ धर्म भवति। तो यहाँ आपने लिख दिया श्रेष्ठ। फिर है आचारः किं मत्वा सर्वे पालनीयः? तो आचारः परम धर्म इति मत्वा सर्वे पालनीयः। ये हो गया पूर्ण वाक्य न। तो पूर्ण वाक्य ने क्या है, आचारः किं मत्वा, तो आ जाए परमः धर्मः। इतना शब्द लिख कर आपने बाकी वैसे के वैसे लिखना है। सदाचारः कः भवति? सदाचार सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। यहाँ पर जो लाइन दी है वैसे की वैसे आपने लिख दी है। देखो अभी देखते हैं यथा निर्देशम, निर्देशानुसारम उत्तरम दीजिए। हृदयानि पवित्राणि अनयोः पदयोः विशेषणं के। अब विशेषण क्या पूछा है, विशेषण। विशेषण शब्द क्या होता है, नाम के जो विशेषता बताता है, विशेष्य की जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण यानी एडजेक्टिव। तो नाउन क्या है इसमें, हृदयानि। तो यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, पवित्राणि।
नश्यन्ति इति पदे क धातु, मैंने अभी बोला था ना, धातु पूछे जाएंगे, धातु और शब्द रूप पर भी। तो नश्यन्ति में नश यह धातु है। जैसे पटिष्यन्ति पूछा तो पट धातु। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला आपने बाद में पढ़ना है, मैं ये पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ। पादाघातात् के दलिताः चन्द्रस्यान्यत् नाम किमस्ति? चन्द्रस्य कम्पमानं प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा के अधावन्? गजाः किम् अकुर्वन्? ये प्रश्न पढ़ने से क्या होगा, आपको जब ये पढ़ोगे ना तो ध्यान में रहेंगे। तो यहाँ देखते देखते वहाँ लिख सकते हो। वृद्धशशकः गजयुथं किम् अवदत्? तो आपने यह जैसे पढ़ लिया तो आराम से यहाँ आपको मिल जाएंगे। जैसे पादाघातात् के दलिता, तो आपने आंसर लिखना है शशकाः, शशकाः। दूसरा है चन्द्रस्यान्यत् नाम किमस्ति? तो मैंने यह पहले ही पढ़ा है, देखो यहाँ पादाघातात् शशकाः दलिताः। आपको यदि नज़र आएगा, आप पढ़ोगे अच्छे से वीडियो होने के बाद, आपको इजीली मिलेगा। शशांक हो, तो यदि आपको चन्द्रस्यान्यत् यह नाम है शशांक, यहाँ पर है, देखो ये दिखा आपको शशांक। फिर है चंद्रस्य कंपमानं प्रतिबिंब दृष्ट्वा के अधावन्, कौन दौड़ा? तो गजाः, आपने लिखना है गजाः। सर फिर है क्वेश्चन, गजाः किम् अकुर्वन्? तो गजः किम् अकुर्वन्? सरोवरात् अधावन्, सरोवरात् अधावन्। ठीक है, यह देखो सरोवरात् अधावन्। फिर प्रश्न है वृद्ध शशकः गजयुथं किम् अवदत्? वृद्ध शशक ने यानी खरगोश ने हाथी के झुंड को क्या कहा? तो क्या कहा आपको यहाँ मिलेगा, हे गजाः। देखो हे गजाः अहम भगवतः चंद्रस्य आज्ञया वदामि। तो ये बोला, जितना भी वह बोला वो आपने पूरा लिख देना है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पादाघातात्, यहाँ पर संधि क्या है, पाद प्लस आघातात्, पाद प्लस आघातात्। फिर चंद्रस्य आज्ञया, चंद्रस्य प्लस आज्ञया। अत्र प्रयुक्तानि षड् विशेषणानि चिनुत, यहाँ पर 6 विशेषण आए हैं। तो यहाँ पैराग्राफ में आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो मैंने पढ़े हैं तो मैंने प्रयास किया, तो आपने भी प्रयास करना है यह विशेषण ढूंढने के। तो विशेषण यानी जो शब्द दिए होंगे उसको, जो यहाँ पर शब्द दिए होंगे विशेषण वाले, जैसे वृद्धः, शशकः, एकः, तो एकः मिला, बहवः, फिर प्रभुतम। तो बहुत ही यहाँ पर शब्द आपने विशेषण वाले निकालने हैं। शोकाकुला, शोकाकुला, फिर कंपमानम, फिर है अगाध जलराशिम। तो यह आपने लिखने हैं और आपको मिलते हैं तो वह भी आप लिख सकते हो। फिर हम सेकंड वाला देखते हैं अभी। लंकायाः नृपः रावणः छलेन सीताम् अहरत्, श्रीरामः लक्ष्मणः च वने इतस्ततः अभ्रमताम्, श्रीरामः सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्, सुग्रीवस्य पवनकुमारस्य च सहायतया स लङ्कां प्राविशत्, तत्र श्रीरामस्य रावणेन सह युद्धम् अभवत्, युद्धे श्रीरामः सकलान् राक्षसान् लंकापतिं रावणं च अमारयत्। तो यह हमने पढ़ लिया। और अभी इसके ऊपर जो प्रश्न है, श्रीरामः अस्य किं क्रियापदम् अत्र प्रयुक्तम्? तो श्रीरामः
क्या किया श्री राम ने? अभवत। तो यहाँ पर क्रियापद क्या होगा? अभवत। फिर है राक्षसान किम विशेषण पदमत्र प्रयुक्तान। राक्षसों के लिए क्या आया है? सकलान। अभ्रमताम इति क्रियापद से किम कर्तुपदमत्र प्रयुक्तम। अभी देखो अभ्रमताम, यहाँ पर अभ्रमताम यानी द्विवचन वाला है, यानी दो होने चाहिए। तो श्री राम लक्ष्मण च ये आएगा पहला। फिर एक पदे न उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। नृपः काम अरहयत, राजा ने किसको मारा? नृपः काम अहरत रावणः। नहीं सॉरी, नृपः काम अहरत। ये अहरत यानी हरण किसका किया? तो सीताया, सीता का, सीताम। तो काम दिया है तो सीताम। लंकाया अधिपति कह आसीत? तो रावणः। तो आपने यह पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो आपको आराम से आएगा। रामः कस्य सहायकः अभवत्? तो राम किसका सहायक हुआ? यहाँ पर दिया है देखो, सुग्रीवस्य पवन कुमारस्य सहायता। तो कौन हुए? सुग्रीव। रामः सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्। फिर इसमें यहाँ पर पूछा है गद्यांश को क्या करना? गद्यांशम पठित्वा अधिलिखित प्रश्नान् उत्तरत। अभी ये वाला देखते हैं हम। अयम संसारः परिवर्तनशीलः अस्ति, अत्र कदाचित् मनुष्यः सुखम् अनुभवति, कदाचित् दुःखम्। हृदयस्य परितोषः सुखं कथ्यते, हृदयस्य परितोषः च दुःखम् उच्यते। सुखस्य प्राप्ता मनुष्यः मनसि परितुष्टः भवति, दुःखस्य च आगमनेन मनुष्यः मनसि दुःखी भवति। संसार अस्य किं विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। अभी संसार के लिए कौन सा विशेषण पद यहाँ पर आया है? तो संसार परिवर्तनशील अस्ति। तो क्या करना है आपने? परिवर्तनशील। ये जो सेकंड वाला है यह आंसर हुआ। मनुष्य अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। मनुष्य, तो क्या हुआ यहाँ पर? मनुष्य के लिए कौन सा शब्द आया है? अनुभवती। फिर दुःखम अस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। दुःखम का सुखम आया है। फिर संसार कीदृशः अस्ति। संसार कैसा है? परिवर्तनशीलः। कस्य परितोषः सुखं भवति? हृदयस्य परितोषः सुखम भवति। कस्य प्राप्त्यां मनुष्यः मनसि परितुष्टः भवति? सुखस्य प्राप्त्यां मनुष्यः मनसि परितुष्टः भवति। सुखस्य, कस्य? सुखस्य। बाकी पूरा वैसा का वैसा लिख देना है। अत्र कदाचित् मनुष्यः सुखम् अनुभवति, कदाचित् च दुःखम्। अस्मिन् वाक्ये अत्र अव्ययपदम कस्मै प्रयुक्तम। तो ये अव्यय जो आया है यहाँ, कदाचित मनुष्य सुखम अनुभवति, यहाँ पर कभी मनुष्य सुख अनुभव करता है तो कभी दुख अनुभव करता है। तो ये इस वाक्य में अत्र अव्ययपदम कस्मै प्रयुक्तम, यह जो अत्र है यह किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो यहाँ पर आप यदि यह अच्छे से पढ़ोगे तो अयम संसारः, तो संसाराय, कस्मै किसके लिए? तो चतुर्थी विभक्ति है इसलिए संसाराय। तो आपने ध्यान में रखा भी ये सारी बातें और उसी प्रकार से हमने यह सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे। तो आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपको अपठित गद्यांश मिलते हैं अनेकविध बुक में या फिर नेट पर, तो आपने प्रयास करना है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जो प्रश्न पूछा है उस पर आपने ध्यान देना है, एक्चुअली क्या पूछा है। तो विशेषण विशेष्य में बहुत बार गलतियाँ करते हो आप लोग, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला शब्द। उसी प्रकार से धातु पूछा है तो धातु लिखिए, नाम विभक्ति पूछिए, विभक्ति लिखिए।
तो इस प्रकार से यह प्रश्न, जैसे यहाँ अत्र कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै यानी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से आपने यह अपठित गद्यांश का अभ्यास करना है। और फर्स्ट में यह जो कॉर्डो में 3 दिए हैं आज हमने जो सॉल्व किए, तो ये अच्छे से आपने पढ़ने हैं, इसमें से ही आपको आने वाले हैं। तो यह 3 में कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, तो आपने रिवीजन के टाइम पूछना है। धन्यवाद।